हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1630 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई और इसी दौरान दुनिया के हिस्ट्री में पहली बार हुआ कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया था, पर एक मोड़ पर उन्होंने इसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया। बाद में कंपनी ने अपने माथे से दाग को धोने की बहुत कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दीन दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले कंपनी ने औरंगज़ेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों के दूतों को हाथ बांधकर और फर्श पर लेटकर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर से माफ़ी मांगनी पड़ी। यही किस्सा कुछ यूँ है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद भारत के अलग अलग एरिया में अपने बिजनेस का सेंटर पॉइंट बनाकर बिजनेस चालू कर दिया। भारत के पश्चिम तट पर सूरत, बम्बई और पूर्व में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी के करीब हुबली और कासिम बाजार इम्पोर्टेंट थे। अंग्रेज़ों भारत से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। ख़ास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेज़ों के बिजनेस पर टैक्स नहीं होता था, बल्कि उन्हें टोटल सामान का 3.5% लिया जाता था। सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं बल्कि डच और पुर्तगाल भी यहाँ व्यापार करते थे और उन्होंने भी मुग़ल अधिकारी से मिलकर अपने लिए भी वही अधिकार हासिल कर लिए जो अंग्रेज़ों के लिए थे। जब ये बात कंपनी के हेड ऑफिस लंदन में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेड चाइल्ड की गुस्से की हद ना रही। उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनके प्रॉफिट में कोई और भी हिस्सा हो। इस मौके पर चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीबोगरीब नहीं बल्कि पागलपंती वाला था। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा कि वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुग़ल जहाज़ों का रास्ता रोके और जो जहाज़ उनके हत्थे चढ़े उन्हें लूट लिया जाए। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से 2 पलटन भी भेजी। उन्हें कहा गया कि भारत में मौजूद आर्मी के साथ मिलकर मुग़ल जहाज़ों पर कब्ज़ा कर ले और उनके हिसाब से इस जंग का नाम जंगे चाइल्ड कहा जाता है। इसे चाइल्ड का बचकानापन कहे या उसकी दिलेरी, वो 308 सिपाहियों के समेत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत और सबसे अमीर सल्तनत के साथ जंग करना चाहता था। उस ज़माने में औरंगज़ेब आलमगीर की सत्ता थी और तब दुनिया के पूरे जीडीपी का चौथा हिस्सा भारत से होता था। इकोनॉमिकली भारत इतना स्ट्रांग था जितना आज अमेरिका है। औरंगज़ेब आलमगीर के वक्त में सल्तनत के सीमा काबुल से ढाका तक, कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगज़ेब के फौज दक्खन के सुल्तानों, अफ़गानों, मराठों से लड़कर इस कदर हुनरबंद हो चुकी थी कि वो दुनिया की किसी भी फ़ौज से टकरा सकती थी। दिल्ली की फ़ौज तो एक तरफ रही, बंगाल के सूबेदार शाहिस्ते खान की फ़ौज में 40,000 से ज़्यादा सैनिक थे। एक अंदाजे के मुताबिक कुल तादाद 9 लाख से भी ज़्यादा थी और इसमें बरतानिया, अफ़गानी, ईरानी और यूरोपीय भी शामिल थे। जब लंदन से जंग का ऐलान हुआ तो बम्बई के कंपनी के सिपाहियों ने मुग़ल के जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। इसी के जवाब में मुग़ल के किले मंत्री अल बहर सीदी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज़ से बम्बई की तट के घेराबंदी शुरू कर दी। उस मौके पर हैमिल्टन बॉम्बे में मौजूद था। बाद में इन्होंने अपने किताब में इसका आंखों देखा हाल लिखा। वो लिखते हैं कि सीधी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही रात में एक बड़ी तोप से गोला दागकर सलामी दी। अंग्रेज़ों ने भागकर किले में पनाह ली।
अफरा तफरी के हाल में हैमिल्टन के मुताबिक सीदी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के एक एक इलाके जीतना शुरू कर दिए और वहां मुगल झंडा गाड़ दिया, और जो सिपाही मुकाबला करने के लिए आगे आते उन्हें तलवार से काट दिया जाता और बाकियों के गले में जंजीर डालकर बम्बई की गलियों में फिराया गया। बम्बई का ख़ास इलाका पुर्तगाल के कब्ज़े में था। जब अंग्रेज़ों के बादशाह ने पुर्तगाल राजकुमारी से शादी, तब बंदरगाह अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया गया और वहां उन्होंने एक मजबूत किला बनाकर कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे न सिर्फ समंदर पार से अंग्रेज़ व्यापारी, सिपाही, पादरी, वास्तुकार और दूसरे भी हुनरमंद यहाँ आए और बहुत से भारतीय यहाँ रहने लगे और शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। यही आबादी बाद में किले में भागकर पनाह लिए हुए थी और किला सीदी याकूत के घेराबंदी में था। जल्द ही खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा और बीमारियों ने भी हल्ला बोल दिया। किले में मौजूद अंग्रेज़ बम्बई के मौसम का शिकार होने लगे और एक एक के बाद एक मरने लगे। इसमें कंपनी के कुछ लोग चुपके से भाग निकलते और सीदी याकूत से जा मिलते थे। सीदी अगर चाहते तो हमला करके किला कब्ज़े में ले सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि किला पके हुए आम की तरह खुद ब खुद उनके झोली में आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने गोलाबारी चालू रखी। इसी हालात में देश के पूर्व में भी बने रहे। वहाँ बंगाल के सूबेदार शाइस्ते खान की फ़ौज ने हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेर लिया और आने और जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। बंगाल की घेराबंदी तो जल्द ही ख़त्म हो गई और दोनों ने समझौता कर लिया, लेकिन बम्बई की घेराबंदी 15 महीने तक रही। आखिरकार अंग्रेज़ों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 दूत औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में भेज दिए ताकि वो अपनी हार की शर्तें मान सके। उन 2 दूत का नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम नाआर था। ये कई महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में पहुंचने में कामयाब रहे। दोनों इस हाल में पेश हुए। दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे हुए थे, सर झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग नहीं बल्कि फ़कीर हो। दोनों दूत शहंशाह के तख्त के करीब आए तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया गया। सख्त बादशाह ने सख्ती से डांटा, फिर पूछा कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामों की वजह से माफ़ी मांगी, फिर कहा उनका जब्त किया हुआ कारोबारी लाइसेंस फिर से दिया जाए। सीदी याकूत को बम्बई की घेराबंदी हटाने के लिए कहा जाए। उनकी अर्जी इस शर्त पर मंजूर हुई कि अंग्रेज़ों मुग़लों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपया हर्जाना देंगे और आगे से शहंशाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड जॉर्ज चाइल्ड भारत छोड़ दे और दोबारा यहाँ नहीं आए। अंग्रेज़ों के पास ये तमाम शर्तें सर झुका के मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो वापस बम्बई जाकर सीदी याकूत को औरंगज़ेब आलमगीर का ख़त दिया। तब कहीं जाकर बम्बई की घेराबंदी ख़त्म हुई। हैमिल्टन ने लिखा है कि जंग से पहले बम्बई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच में थी, लेकिन जंग के बाद 60 से ज़्यादा लोग नहीं बच पाए थे। कुछ तलवार का शिकार हुए तो कुछ बीमारी का शिकार हो गए। आने वाले साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस शर्मनाक हार का लंदन के लोगों तक ना पहुंच सके। आने वाले साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे शर्मनाक जंग की हार का किस्सा लंदन के लोगों तक ना पहुंचे। जॉर्ज हैमिल्टन ने 6 साल बाद इस जंग के बारे में लिखा तो हार की वजह मुग़लों की धोखेबाजी बताया। इस पर कंपनी ने उसे 25 पाउंड का इनाम दिया। तब ये रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी।
हैमिल्टन अपनी किताब में जगह जगह अंग्रेज़ों की बहादुरी का जिक्र बताते हुए, जिन्होंने 10 गुना फौज का डटकर मुकाबला किया, बल्कि इतना ही नहीं, वो दावा करते हैं जंग में अंग्रेज़ों की नहीं बल्कि सीधी याकूत की हार हुई थी और मुग़ल दरबार में अंग्रेज़ों के साथ किए हुए बर्ताव को तो उन्होंने गायब ही कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी पर इसके छपने में 40 साल लग गए। इतने साल बाद ये किताब लॉन्च होने से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर औरंगज़ेब आलमगीर ने अंग्रेज़ों को माफ़ी नहीं दी होती तो आज इतिहास कुछ और होता। तो ये थी कुछ बातें औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अगर आप ऐसे ही कुछ किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट कीजिए। माँ सलामा।